ये है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसको मैं सर्च कर रहा हूँ screener.in के ऊपर। अगर हम गूगल पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन screener.in तो ये पेज खुल जाएगा, या फिर स्क्रीनर इसके ऊपर जा कर के यहाँ भी सर्च कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। अब इसको करते हैं सर्च कि कंपनी कैसी है। इसका हाई लो देखना सबसे पहले कि हाई कितना है, लो कितना है। जैसे इसका जो हाई है वो है 2198, मतलब लगभग 2200 रुपये, और इसका लो है 860 रुपये। तो मतलब ये फ़र्क देख लेना कि कितना फ़र्क है, कहाँ जैसे हमें अच्छी डील मिलेगी खरीदने के टाइम में। बुक वैल्यू है 715 रुपये। अगर कंपनी को कबाड़ में बेचेंगे तो 715 मिलेगा एक शेयर के ऊपर। स्टॉक पी है 33 रुपये। ये है कि जितना आपने पैसा लगाया कंपनी उसका कितना कमा रही है, मतलब आप जितना एक शेयर के लिए पैसा दे रहे हैं, एक शेयर कंपनी का उससे 33 गुना कम कमा रहा है। अब आ गया डिविडेंड यील्ड। ये मिलता है कि मतलब कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी, इसका कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। ये है फेस वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया प्रमोटर होल्डिंग। ये है कि जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं। तो यहाँ 50% शेयर जो हैं वो रिलायंस ग्रुप के पास हैं इस अपनी कंपनी के। अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग, इसका मतलब है कि कंपनी ने कोई शेयर अपना गिरवी तो नहीं रखा है अपने बैंक के अंदर। तो अनप्लेज का मतलब है कि नहीं रखा है। अगर प्लेज लिखा होता तो मतलब गिरवी रखा है। तो उन्होंने अपना कोई भी शेयर जो है वो बैंक के पास प्लेज नहीं किया हुआ है, गिरवी रखा है। अब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 633 करोड़ शेयर हैं। पूरी कंपनी के 633 करोड़ शेयर हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका पढ़ने कुछ मतलब नहीं। ये है ईपीएस, मतलब एक शेयर पर कंपनी कितना कमाती है। मतलब आपने अगर एक शेयर इसका लिया है तो आप जो है एक साल में 64 रुपये कमा रहे हैं। आपके उतने पैसे जो हैं, जैसे भी 2000 समथिंग का होगा रिलायंस का शेयर, तो आपका 2000 रुपया जो है वो एक साल में 64 रुपये कमा रहा है। तो इस हिसाब से आपको 34 साल लग जाएंगे अपने 2000 रुपये को पूरे करने में। अब आते नीचे, और एक और आता है यहाँ पर मिल नहीं रहा। ये आया चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, कि प्रमोटरों ने कितनी होल्डिंग बेची है अपनी, या बेची या खरीदी, ज़्यादा किया कुछ भी। तो ये आ गया 30%। ये मतलब प्लस है, अगर माइनस होती तो कम होती। अब आते हैं यहाँ चार्ट के ऊपर देखने को। सबसे इंपॉर्टेंट रहा चार्ट। 5 साल का चार्ट उठाया सबसे पहले। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये मतलब एक ग्रोथ चार्ट है। मतलब हमेशा जो है हर साल बढ़ ही रहा है शेयर मार्केट ऊपर को। कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है 5 साल के अंदर। अब 3 साल के अंदर आते हैं तो भी कंपनी ग्रोथ नहीं है। 1 साल के अंदर आते हैं, यहाँ पर मार्च में क्राइसिस था। इन बातों को हम भूल जाएंगे कि भाई ये जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म होता है इसमें सारे गिरे थे, ये भी गिरेगा। लेकिन अगर हम वैसे एक एवरेज चार्ट देखें तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा ही बड़ा है। अब आते हैं हम 6 महीने के चार्ट के ऊपर। ग्रोथ है, 3 महीने में ग्रोथ है, 1 महीने में थोड़ा सा कर्व जो है वो फ्लैट हो रखी है यहाँ से। ये देखो, इसका मतलब है कि शेयर जो लेना नहीं बन रहा है अभी, शेयर जो बढ़ नहीं रहा है ऊपर को। अगर हम यही देखें थोड़ा सा पीछे आकर के 3 महीने में, अगर हम इतने में देखें तो शेयर खरीदना चाहिए था। लेकिन अब जो है कंपनी का शेयर रुक गया है ऊपर, तो खरीदने का मतलब नहीं बनता हमारा। ठीक है, चार्ट में चले गए। अब आए नीचे हम लोग। ये है इसके साथ बाकी कंपनियों के साथ कंपैरिजन किया होता है कि कौन सी कंपनी कैसी है, फलाना ढिमकाना। तो आप बाकी कंपनियों के साथ भी इसमें चेक कर सकते हैं इसको। अब बातें नीचे सेल्स के बारे में। तो ये बता रहा है कि 3-3 महीने में कंपनी ने कितनी सेल्स करी हैं। ये चेक करना ज़रूरी होता है कि पहले 2017 में कंपनी ने इतनी सेल्स की, अगले 3 महीने में 99 की। तो अगर सेल्स बढ़ती रहे तो अच्छा रहता है। जैसे मार्च में 136 था, अब जो है 88 समथिंग है, तो कम हो गया। इसके मतलब है कि थोड़ा सी गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ हो रही है लॉकडाउन की वजह से, तो इसको इग्नोर करना है। अब नीचे आते सेल्स बढ़ती रहे और नीचे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बढ़ता रहे तो ठीक रहता है। अब हम नीचे आते प्रॉफिट एंड लॉस में सेम ही है। अब आते बैलेंस शीट। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर किसी कंपनी का पता करना है कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है तो यहाँ से पता चलता है। ये है शेयर कैपिटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू होता है शेयर कैपिटल। तो आपने ये देखना है कि अगर ये जो चीज़ है ये बढ़ नहीं रही है तो मतलब जैसे ये है 1,500 से ये पहुँच गया लगभग 6,500। वैसे इसका जो बढ़ना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। और जैसे अगर किसी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं ना तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन अगर इसको ना बढ़ाएं तो कंपनी का शेयर बड़ा महंगा हो जाएगा और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इसलिए कुछ कंपनियां शेयर को तोड़ती हैं। अदरवाइज़ ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं मानी जाती पूरे मार्केट के अंदर कि कंपनी अपना शेयर तोड़ रही है। जैसे MRF का शेयर है वो 60,000 का है, उन्होंने तोड़ा ही नहीं आज तक अपना कोई शेयर। अब बातें नीचे रिज़र्व के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी कुछ कमा रही है तो उसका जो रिज़र्व वाला खाना है इसमें कुछ ना कुछ बढ़ेगा। मतलब पहले 119 था, अगली बार 138 हो गया, 151 हो गया, इस तरह बढ़ता गया और इतना हो गया 446। इसको डायरेक्ट ही कंपेयर कर लेते हैं। जैसे 10 साल पहले 119 करोड़ था कंपनी के पास,
119 करोड़ नहीं, सॉरी 119,000 समथिंग ऐसा कुछ था। और अभी जो है 450,000 करोड़ है कंपनी के पास रिज़र्व। तो मतलब ये एक अच्छा साइन तो नहीं है, लेकिन 3 या 4 गुना रिज़र्व बढ़ा है कंपनी के पास अपना 10 सालों के अंदर, तो एक अच्छा साइन है उस हिसाब से। अब बाय बोरोइंग के ऊपर ये है कर्जा, मतलब कंपनी ने कितना कर्जा लिया है। तो कर्जा डायरेक्ट करते हैं हम कंपेयर रिज़र्व के ऊपर। अगर रिज़र्व से ज़्यादा बोरोइंग है तो मतलब खतरे की घंटी है। कुछ एक सेगमेंट में जैसे बैंक होते हैं उनमें बोरोइंग ज़्यादा ही होती है, क्योंकि वो कर्जा लेके अपना काम चलाते हैं। लेकिन जैसे ये सिंपल कंपनीज़ हैं, मतलब एक आम कंपनी है, इनमें जो है मतलब रिज़र्व से ज़्यादा जो है बोरोइंग नहीं होनी चाहिए। अगर रिज़र्व से ऊपर बोरोइंग गई तो जैसे विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी डूबी, वैसे ही कंपनियाँ डूबती हैं। 2011 में बोरोइंग ज़्यादा थी उनकी, और 2011 में पता चल गया था कि किंगफिशर जो डूब जाएगी, लेकिन लोग खरीदते रहे, शेयर खरीदते रहे, और 2016 में फटाक ख़त्म, बिक गई कंपनी। उसके बाद ये हो गया ऊपर। ये देखना हो तो देख लेना, नहीं देखना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतना कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से इतना किया, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ज़्यादा होती है तो माइनस में रहता है हमेशा। और डिविडेंड, ये कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये माइनस में रहता है। डिविडेंड वगैरह देती है कंपनियाँ तो ये माइनस में रहता है ये भी। नेट कैश फ्लो इतना होता है। अगर हम इस तरह चलते रहें तो ये है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 2009 में इसका शेयर 12% बढ़ा था, 2010 में 11%, इस तरह से मतलब ये बढ़ता रहता है। ये भी अगर मतलब इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इस कंपनी से कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे अभी अगर इसको मैं देखूँ तो एवरेज 10% का ही है, मतलब ऑलमोस्ट। तो ये मान के चलना कि इसमें जो 10% का ही हमें मतलब हमारा शेयर बढ़ेगा 1 साल के अंदर, उससे ज़्यादा की उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम बड़े नीचे खरीद रहे हो, बड़े ऊपर बेच दे रहे हो, तो वो अलग बात है कि तुम्हारा पैसा डबल ही हो जाएगा। जैसे इस साल हुआ कि मैंने भी नीचे खरीदा था, रिलायंस का शेयर ऊपर किया तो मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट बैठा है इसके ऊपर, लगभग 25,000 का अगर लमसम में देखूँ। उसके बाद ये आई प्रमोटर होल्डिंग, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी कंपनी का पता करना है वो अच्छी है कि ख़राब है, यहाँ से पता चलता है। प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है। उससे ज़्यादा बेहतर है अगर ये FIIs और DIIs का होगा। ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट और ये है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। ये है मतलब बड़ी मछलियाँ दो। अगर ये लोग किसी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं, जैसे इसने 24% हिस्सेदारी खरीदी है, इसने 13 खरीदी है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये जो हैं ये है म्यूचुअल फंड वाली गैंग है, ये दो म्यूचुअल फंड वाली गैंगे हैं। इनका क्या है कि इनमें ऑफिस भर भर के बड़े होते हैं एम्प्लॉयज़, जो सर्च करते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब हमारी रिसर्च से तो कई गुना बेहतर इनकी रिसर्च होती है। तो ठीक है, अगर ये है तो हमने समझ जाना है कि कंपनी अच्छी है भाई। इन्होंने पूरा कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लिया है, कंपनी बेटर है, 100% बेटर है। उसके बाद नीचे है गवर्नमेंट में कुछ नहीं करना। और उसके बाद है पब्लिक की होल्डिंग है 11%। अगर पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा हुई, जैसे 10% एक पब्लिक होल्डिंग ठीक मानी जाती है मेरे ख्याल से, मैं खुद ठीक मानता हूँ 10% पब्लिक होल्डिंग को। मतलब शेयर फिर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, ऊपर नीचे नहीं करता है। लेकिन अगर पब्लिक होल्डिंग जैसे 50% हो गई या 25-30% हो गई, तो फिर वो पब्लिक के हाथ में शेयर होता है। फिर अगर वो गिरने लगा ना, फिर नहीं वो रुकता, फिर वो गिरने लगा वो 10 पे भी आ जाएगा 100 का शेयर, और अगर बढ़ने लगा तो 10 का शेयर 100 पे भी पहुँच जाएगा। ये है पब्लिक का नुकसान, कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है उसमें ये नुकसान होता है कि पब्लिक जो है शेयर कैसे ऐसे फेर देती है। तो जितना ज़्यादा FIIs और DIIs होगा कंपनी बेहतर है। और जितने ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिक होल्डिंग ख़राब है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग अगर है तो कभी भी शेयर को ऊपर बाय नहीं करना। पब्लिक होल्डिंग में अगर ज़्यादा होगी तो शेयर को तभी बाय करना जब वो नीचे होगा, पहुँच गया होगा। जब आपको लगे कि कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया है, जैसे इसमें था FIIs और DIIs, ये जो थे जैसे मार्च 2020 में भी इनकी शेयर होल्डिंग बराबर रही है। FIIs ने बढ़ाई है और इनकी बराबर रही है, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बेची इंस्टीट्यूट वालों ने। जब ये नहीं बेच रहे हैं तो हम कौन होते हैं बेचने वाले। और फिर पब्लिक जो है, इसलिए रिलायंस का शेयर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, क्योंकि उसमें जो 10% की हिस्सेदारी है वो इतना ज़्यादा शेयर को हिला नहीं सकती ऊपर नीचे, इसलिए शेयर स्टेबल रहता है। अगर यहीं कहीं ऐसे 25 या 50% होती हिस्सेदारी, रिलायंस का शेयर एक बार में 3,000 के ऊपर, एक बार में नीचे जाके 1,000 के ऊपर पहुँच जाना था। ये तब होता है क्योंकि ये जो FIIs और DIIs हैं, ये देखते हैं अपने शेयर को पूरा स्टेबल करते हैं। मतलब इन्होंने लगा लिया पता कि रिलायंस की एक्चुअल कीमत है 2200 रुपये। अगर शेयर 2200 ऊपर अगर पब्लिक खरीदना चाहेगी तो ये DIIs शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, अपने शेयरों को। तो पब्लिक को बेचेंगे और नीचे आएगा तो वो ये खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से वो प्रॉपर वैल्यू है। अगर ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे बेचेंगे, अगर नीचे आएगा खरीदेंगे। ये शेयर को स्टेबल कर लेंगे। ये जो दो कंपनियाँ ऊपर, FIIs और DIIs, ये है म्यूचुअल फंड वाले या फिर बड़ी मछली जिनको हम कहते हैं, बड़ा सारा पैसा उनके पास, वो हैं ये। ये जितना ज़्यादा हो उतना बेटर रहता है।
अब एक ट्रिक और है, जैसे कंपनीज़ का पता करना होगा कौन कौन सी बेटर कंपनीज़ है हमारे पास। तो FIIs के ऊपर क्लिक किया, जैसे प्लस का साइन होता है, ये आ गया, ये म्यूचुअल फंड है, ये भी म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब जैसे DIIs में गए, ये 2 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसे ले रखे हैं। अगर हम लोग इन पे क्लिक करें ना, तो यहाँ पे दिख जाता है कि कितनी सारी, मतलब जैसे मैंने SBI म्यूचुअल फंड पे गई, अब लग जाएगा पता कि SBI म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी कंपनियों को शेयर ले रखे हैं। बजाज फाइनेंस के शेयर लिए दिसंबर 2019 में। ये हमें 4 कंपनियाँ 5 कंपनियाँ मिल गई जो अच्छी हैं, मतलब इनके ऊपर इन्होंने अच्छी खासी स्टडी करी थी SBI वालों ने, और फिर जो है इन्होंने वो देख लिया। तो जैसे मैं मैक्सिमम सर्च करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कोई कंपनी जो उठाता हूँ और उनका फिर ऐसे पोर्टफोलियो देखता हूँ म्यूचुअल फंड वालों का। फिर जिसमें म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है ना, जैसे 7% होगी, 8% होगी, जिसमें इनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी ना, मैं उस कंपनी को प्रेफर करता हूँ बाई करना। और फिर उसका देखना तुम ग्रोथ पैटर्न, जैसे मैं कंपनी बताऊँगा अभी आपको, एक और बताता हूँ मैं। जैसे ये आ गया नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, ये कंपनी क्या करती है, AC की गैस वगैरह बनाती है। ये मैंने स्मॉल कैप फंड से ली थी, एक से मैंने चेक किया था। अब मैं डायरेक्ट इसकी प्रमोटर होल्डिंग पे जाता हूँ। ये है इनकी प्रमोटर होल्डिंग, देखो 30% प्रमोटर होल्डिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है कंपनी नई थी, छोटी कंपनी है। 19% FIIs की है और 18% जो इनकी है। बहुत बेटर पोजीशन है मतलब इन दोनों इंस्टीट्यूट की, मतलब इन्होंने अच्छा खासा स्टडी करा हुआ है। और पब्लिक पास 31% है, मतलब ये है कि ये है एक बिल्कुल परफेक्ट जैसी कंपनी। पब्लिक पास होल्डिंग ज़्यादा है, शेयर ऊपर जाएगा तो जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे भी दमदार तरीके से जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी नीचे जाने लगे तो बेच दो, नीचे आने का वेट करो, ख़रीद लो, ऊपर जाने दो। ये है बढ़िया कंपनी जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका ROC पे जाएँ तो ये देखो, इसका ROC किसी महीने में 19% जा रहा है, किसी के 20 जा रहा है, किसी के 17 जा रहा है, किसी के 10 जा रहा है। ये सब जाता है पब्लिक की वजह से। जैसे ये रिलायंस से बेहतर कंपनी है मेरे ख्याल से, अगर अभी देखा जाए, क्योंकि इसका ROC 20% है, रिलायंस वालों को 10 था एवरेज। तो वो है पब्लिक की वजह से शेयर अप डाउन जंप करता है। तो इन कंपनियों में सिंपल एक बात रखनी, जिनमें पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है, याद ही कर लेना इन कंपनी को। जैसे अगर तुम इनका शेयर लोगे तो याद कर लेना इन कंपनियों को, इनकी पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है और मैंने जो है निपटा लेनी अगर नीचे गिरने लगी तो। या सिंपल स्टॉप लॉस रखो 5% के ऊपर, जैसे ही हर हफ्ते मतलब शेयर थोड़ा सा ऊपर जाए, दोबारा से अपना वो कर दिया रिड्यूस। जैसे अगर शेयर ऊपर चला गया, अपना शॉर्ट जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर कर दो 5% के ऊपर। जैसे अगर 15 के ऊपर है तो 14 पे रखो, 20 के ऊपर चला गया तो 18 पे रख दो, अगर 25 पे चला गया तो 23 पे रखो। इस तरह बढ़ाते रहो स्टॉप लॉस को, सेफ़ रहता है काम। बस ये है एक कंपनी को रीड करने का तरीका कि कंपनी सही कैसे है और गलत कैसे है। अब मैं बताता हूँ कि कंपनी बाई कैसे होती है या सेल कब करनी है, अगर तुम्हें लग रहा है। जैसे अब मैं आता हूँ अपने काइट के ऊपर, ये है मेरा Zerodha का अकाउंट, अब स्टॉक का भी है पर मैं उसको यूज़ नहीं करता, उनकी मेरे को फेयर बॉल्स नहीं लगी। ये हो गया ओपन। अब मैं जाता हूँ किसी के ऊपर, जैसे इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, 2 होल्डिंग में ये है बस, ये मैंने गोल्ड शेयर ले रखे हैं और बाकी फ़ंड ये है जो खाली पड़ा है मेरे पास। और अब इसमें आता मैं दिखाता कोई, जैसे सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, तो हम जाते किसी एक में, जैसे उसी में जाते जो मैंने आपको बताया था, एक नवीन फ्लोरिन करके, वो 4 नंबर में होगी शायद, टाटा, मिल जाओ भाई। ये है वो निफ्टी बैंक जिसको मैं बोल रहा था, ये बताता है कि मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली निफ्टी बैंक में। ये 18,000 के पास पहुंच जाता है जब बड़े ज़्यादा मतलब मार्केट पिटता है बुरी हाल से। तो अभी हम आते हैं, ये सारी कंपनी मैंने इससे उठाई, जो मतलब मैंने बताया ना तरीका, कि उसमें म्यूचुअल फंड वालों के कॉलम में गए, वहाँ दिख जाता है कौन कहाँ से कितना है। चलो वो तो नहीं मिल रहा, पर अब इसको देखते हैं, HCL में देख लेते हैं। ये बेहतर कंपनी है IT की, इन्फोसिस, विप्रो, HCL हो गई। अब जैसे ये है, ये निकला है अभी चार्ट, शायद 5 या 6 दिन का, 5 या 6 दिन का चार्ट निकला है। ये देखो, ये शेयर था यहाँ 580 का, ठीक है, ये शेयर गया अभी ऊपर, ठीक है। तो कभी भी शेयर ना यहाँ पे बाई नहीं करना। अभी तुम सोचो कि मैं यहाँ बाई कर लूँ, नहीं करना है। हमारे पास चांस हैं कि ये कंपनी का शेयर जो है, पहले मैं प्रोबेबिलिटी देता हूँ कि यहाँ पे गिरा है, अगर चला जाएगा तब तो वेल एंड गुड है। जैसे सबसे पहले 1 ईयर के चार्ट में गए,
उसमें देखा कि शेयर कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी बोलते का शेयर बड़ा भी नीचे गया तो यहाँ तक जाएगा। इस भाई ढंग से रहे, अगर शेयर बड़ा भी नीचे गया तो यहाँ तक आएगा, ये जो ऊपर टॉप वाली लाइन है, ठीक है। और अगर उससे भी नीचे गया तो फिर ये पॉइंट देखते रहो, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया इसकी सीध में, फिर एक पॉइंट सीधा यहाँ जैसे ब्रेक लेगा इसकी पॉइंट सीध में, और फिर उसके बाद ये है एक पॉइंट जहाँ पे शेयर जो रुक सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो शेयर इस तरह से लेने, जैसे अभी ऊपर है, हम नहीं जानते ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बट जैसे इसमें कैंडल नहीं दिख रही हमें, अब गए हम 1 साल के हिसाब से हमने देख लिया कि शेयर कितना कितना नीचे जा सकता है। अब आया 1 मंथ के ऊपर, 1 मंथ के हिसाब से शेयर या तो इतना नीचे जाएगा या फिर इतना, तो खैर ऊपर है ही, इतना नीचे जाएगा। ये 2 पॉइंट है 1 मंथ के हिसाब से कि शेयर इतना नीचे जा सकता है। तो जैसे शेयर यहाँ पे आया या आपने GTT लगा दिया, कोई ऐसा ऑप्शन है कि इतना शेयर आया तो बाई हो जाए, ये देख लिया इतना यहाँ तक आया, बाई कर लेना। अगर इससे नीचे यहाँ तक पहुँच गया तो समझ लेना शेयर बेचो, शेयर को यहाँ बाई करो। यहाँ भी अगर शेयर बाई नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नीचे चला गया, बेचो और इंतज़ार करो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आपका आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ बाई कर लिया फिर सोचा कि यहाँ भी ना रुका फिर क्या करेंगे। तो उससे सिंपल है, बाई करो, अपनी लिमिट रखो। जैसे यहाँ पे 680 की लिमिट है और ये ऊपर 90 है, 685 पे बाई का ऑप्शन डालो और 680 के ऊपर शॉर्ट सर्किट डाल दो। अगर 680 से नीचे जा रहा है बिक जाए शेयर, हमको नहीं चाहिए भाई, लॉस नहीं खाएंगे हम। 100-200 का लॉस हो जाएगा, 1000 का हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा ना हो कि 20-25 हज़ार का लॉस हो जाए। अब आते हैं हम 5 दिन के ऊपर, ये आया हम 5 दिन के ऊपर, तो इसमें एक ही बन रहा है, वो ये है। अब मेरी प्रोबेबिलिटी बोल रही है कि ये जो शेयर है ये यहाँ तक आएगा ही आएगा, तुम जितना मर्जी जोर मार लो, ये आ जाता है नीचे। पर एक और बात होती है, शेयर कब नीचे नहीं आता, अगर छोटे छोटे जैसे ये जो हैं ये होती है कैंडल्स, ये जो पतली वाली होती है उसको बोलते हैं शेडो, और जो मोटी वाली होती है उसको बोलते हैं कैंडल। तो जितनी मोटी कैंडल होगी ना उतना ज़्यादा लोगों में विश्वास ज़्यादा होता है, और जितनी बड़ी मतलब शेडो होती है उतना ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं यहाँ करूँ तो यहाँ कैंडलें बड़ी हैं, शेडो थोड़ी छोटी है, लेकिन नीचे देखें कैंडल बड़ी थी शेडो छोटी थी, कैंडल बड़ी थी शेडो छोटी है। ऊपर जाते रहे तो कैंडल छोटी हो रही है शेडो बड़ी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे शेडो बड़ी होना शुरू हो जाए तो मतलब शेयर यहाँ तक गया था ऊपर तक, उसके बाद बिका, ऊपर से लोगों ने बिकवाली शुरू की, यहाँ पहुँच गया। तो जब ऐसी सिचुएशन बननी शुरू हो जाए कि ऊपर की तरफ शेडो बनना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि शेयर जो है नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब ऊपर जाने के बजाय नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते नीचे आएगा ही आएगा, उससे ऊपर चला जाए, पर चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी जैसे यहाँ था, अगर हम यहाँ देखें, ये शेडो देखो, कैंडल नाम की कोई चीज़ नहीं है, शेडो शेडो सिर्फ, शेडो बड़ी लंबी है, चांस ज़्यादा है कि नीचे जाएगा। थोड़ा सा ऊपर गया, ये हो सकता है 2 दिन आपको लगे कि शेयर ऊपर गया, लेकिन 2 दिन के बाद जब वो शेयर नीचे आएगा तब आप बोलेंगे बाकी अगर शेडो को पढ़ लेते तो अच्छा रहता। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पर कैंडल बड़ी बनी, शेडो छोटी बनी, और शेडो जो बनी वो निचली तरफ को बनी। जब शेडो निचली तरफ को बनती है और कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो समझ लेना कि शेयर अब ऊपर जाने के चांस बढ़ गए हैं, मतलब जाएगा जाएगा, वैसे पर कोई गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं होती कि जाएगा जाएगा, हो सकता है 1-2% चांस होता है नीचे चला जाए। अब मैं और करता हूँ थोड़ा सा इसी मामले में, और जगह जाते हैं। अब अगर हम यहाँ भी देखें सेम है, वो जब ऊपर की तरफ शेडो बनने लगी, जैसे यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ कैंडल बड़ी थी, बाई कर लिया, कुछ लोगों ने कैंडल को देख के बाई कर लिया, हुआ क्या, उसका बिकवाली शुरू हो गई, बंदे ने बोला कि कैंडल चार्ट जो फेल हो गया, लेकिन कैंडल चार्ट जो फेल नहीं हुआ था, वो यहाँ के बाद दोबारा ग्रो हुआ ऊपर। अब ये है बड़ी वाली कैंडल, रेड वाली, रेड का मतलब है बिक रहे हैं, शेयर बिक रहे हैं, हरी का मतलब है शेयर बाई हो रहे हैं। इतनी बड़ी कैंडल के बाद अगर इतनी बड़ी कैंडल बन जाए ना तो उसके बाद समझ लेना, ये तो बस मतलब मैं छोटे स्केल के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये जो दिख जाती है साल के हिसाब से दिख जाती, इतनी बड़ी कैंडल है बन गई तो समझो कि किसी ना किसी ने मोटी बिकवाली की रही है, मतलब जो कोई बड़ी मछली है उसने ढेर सारे शेयर बेचे हैं कोई तो बंदा, और जिस बंदे ढेर सारे शेयर बेचे हैं उसने कुछ सोच समझ के बेचे होने, पागल वो भी नहीं है। तो समझो कि अब शेयर जाएगा नीचे इतनी बड़ी कैंडल के बाद। अब क्लोजिंग आते हैं, इतनी बड़ी कैंडल के बाद शेयर यहाँ तक गया। अब यहाँ पे देखोगे नीचे तो हरी कैंडल बनी थी, एक हरी कैंडल के बाद ऊपर गई। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बनना शुरू हुई, जैसे छोटी छोटी कैंडलें बनना शुरू हो जाए समझ लेना कि गड़बड़ होगी शुरू। छोटी छोटी कैंडल के ऊपर बिकवाली शुरू नहीं करनी, चाहे कहाँ भी बने, छोटी छोटी कैंडलों के ऊपर रुक जाना है, वहाँ वेट करना है कि अब क्या होता है। जैसे यहाँ पर उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद रेड वाली कैंडलें आ गई तो समझ लो कि अब होगी बिकवाली शुरू, और बिकवाली उसके बाद चलते रहो, बड़ी कैंडलें आती रही, ख़त्म ही हो लिया, थोड़े से बड़े में आते हैं, बड़ी कैंडल पकड़ते हैं। जैसे ये है, अगर हम देखें जो टॉप के ऊपर होता है ना, टॉप के ऊपर बड़ी छोटी छोटी कैंडलें होती हैं,
क्योंकि इसमें होता क्या है कि लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जिन्होंने बाई करना होता है वो नीचे आने का वेट कर रहे हैं, और जिन्होंने बेचना होता है वो ऊपर जाने का वेट करते हैं कि ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, और जो खरीदने वाले होते हैं वो बोले नीचे आएगा तो बेचेंगे। तो यहाँ पे बिकवाली बड़ी कम होती है। फिर इसके बाद बड़ी बड़ी कैंडलें आई। जैसे ये बड़ी कैंडल एक आ गई ना, उस वक्त समझ जाना चाहिए था यहाँ पर कि भाई शेयर जाने वाला है नीचे। वैसे ही मार्च अप्रैल का है, ये इतनी बड़ी कैंडल है। अगर मैं पूरे साल की चार्ट में देखूँ और अगर मैं इसका देखूँ कि ये कितना परसेंट, ये वॉल्यूम 27 मिलियन शेयर बिके हैं और मेरे हिसाब से एक ही दिन में बिके हैं। ये बिके थे, उस वक्त समझ आना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से बिका है शेयर, तो बेचो अपने शेयर और निकलो। उसके बाद है ये वाली कैंडल, ये बड़ी बनी, समझ जाओ कि भाई दोबारा से गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब नीचे आओ, कोई ज़रूरत नहीं है शेयर लेने की, आपको नहीं पता। वैसे HCL के मामले में हम कुछ कह नहीं सकते कि ट्रैक करना पड़ता है कंपनी को कि कंपनी का कौन सा फेयर वैल्यूएशन है। ठीक है, मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि शेयर जो है कब जैसे आपने लेना है, सस्ते और महंगे के हिसाब से। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पर बनी एक बड़ी कैंडल। जब ये बड़ी कैंडल बनी तो समझ लेना कि एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, और जिसने खरीदी है वो गधा नहीं है, उसने कुछ ना कुछ सोच समझ के खरीदी है अपने सारे पैसों के शेयर। तो तुम भी लग जाओ लाइन में, इसके साथ चढ़ जाओ। अगर इसने कोई पेड़ लगा दिया तो चढ़ जाओ, और फिर वो चढ़ता रहेगा ऊपर। अब ये आ गया ऊपर, जाके दोबारा छोटी कैंडलें बन रही हैं, हम नहीं लेंगे, हमें नहीं पता। अगर जैसे ऐसी जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडलें बने, दो जैसे नीचे बनी हैं, अगर ऐसी बने तो हम खरीदेंगे। वैसे मानना ये जाता है कि जो दो स्ट्रॉन्ग कैंडलें बनती हैं ना, इनके ऊपर खरीदारी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, उसके बाद जाता है शेयर ऊपर। तो ये दो स्ट्रॉन्ग कैंडलें बनी हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, मतलब शेयर ऊपर जाएगा। उसके बाद दोबारा से कोई बड़ी कैंडल बनती है तो अलग बात है। अगर छोटी कैंडल बनती है तो फिर तैयार हो जाओ बेचने के लिए कि शेयर हमारा बड़े ऊपर चला गया है। अब इसमें हम किसी और में आते, देखते हैं कौन है हमारे पास ढंग का। अब ये कुछ भी नहीं है, हमने बस ये देखना है कि शेयरिंग ओके, मतलब शेयर ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। रुको मैं गोल्ड का चेक करता हूँ पहले। अभी लाइव जो ख़रीद के लेते हैं गोल्ड का शेयर। अभी हम लोग जाएंगे इसके ऊपर, नहीं मनी कंट्रोल के ऊपर, ये है मनी कंट्रोल। सेंसेक्स इतना है, थोड़ा सा बड़ा सेंसेक्स। और गोल्ड का देखिए हम नीचे जा कर के, गोल्ड का है ये आगे कमोडिटी एंड करेंसी, और इसमें बता रहे हैं कि गोल्ड का जो शेयर है वो 199 के ऊपर है। गोल्ड थोड़ा सा नीचे गया है, हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे बैंक क्रैश होंगे या फिर अमेरिका के इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, उस वक्त ये जो सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये नीचे गिरेगा और गोल्ड की बारी आएगी जितना मर्जी जोर लगा लो। तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि 10-15 दिन गोल्ड नीचे जाए, 10-15 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, उसका 5-6 दिन ही गोल्ड नीचे जाए। उसके बाद ये एक्चुअली एक पॉइंट होता है, जैसे अगर मैं गोल्ड के चार्ट में जाऊँ, अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखें तो इसका मिनिमम पॉइंट जो आ रहा है ना वो 45,000 का आ रहा है इस समय। अगर हम गोल्ड को यहाँ देखें, अब पता नहीं ये चार्ट खुलता कैसे है। चार्ट ओपन हो गया भाई, मुझे इंट्राडे नहीं करना, मुझे सीरीज़ दिखा। ओके, जैसे गोल्ड का ये है तो माना ये जा रहा है इस समय मेरे द्वारा कि गोल्ड का शेयर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, और ये है 50,000 तक, मतलब 50 तो नहीं लेकिन और आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये है लगभग समथिंग 50,000। तो इस टाइम ये है कि सबसे अगर लो आएगा भी आएगा तो 50,000 तक ही आएगा, उससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि आ पाएगा नीचे, क्योंकि हालात ख़राब हैं। और गोल्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए कि कितना नीचे आएगा जब ऊपर जाने लगे, क्योंकि मैं गोल्ड को ट्रैक कर नहीं रहा। तो और ये है मेरा ऑफ स्टॉक का अकाउंट, ये हर महीने मेरे को फ्री में कर ले रहे चार्ज भाई साहब, पता नहीं यार क्या हिसाब किताब है इनका। ये इससे मैंने सारा पैसा पूसा निकाल लिया अपना, बाहर हो गया हूँ मैं। ये है इसका पोर्टफोलियो, इसमें कुछ नहीं है मेरे पास, ख़त्म है सब कुछ, बस ये है। तो मेरे को पर्सनली ये कंपनी अच्छी नहीं लगी ऑफ स्टॉक वाली, तो जो मैं उसके ऊपर करता हूँ जीरोधा के ऊपर। और मेरे पास एक और अकाउंट है अगर लेना हो, ये एंजल ब्रोकिंग वाला, ये भी है मेरे पास एक अकाउंट जो पड़ा है। ओके बाय बाय अब।